आइए बढ़ते आगे। 10 की कमाई के बाद एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का वक्त है। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे शामिल, सेठी साहब और राजेश पालिया साहब। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। अनुज जी, आज आप थोड़े जल्दी हो गए। अरे वाह, वेरी गुड, मजा आया। आज दोनों पकड़ा गए, जैन साहब भी और सेठी साहब। जैन साहब को बुलाओ एक मिनट, जरा जैन साहब को भी स्क्रीन बुलाओ। जैन साहब एक मिनट। जैन साहब किधर? जैन साहब बोलो बोलो बोलो। जैन साहब, जैन साहब के पास में 10 की कमाई के लिए गया। जैन साहब बोले मेरा शेयर भाग गया। मैं पक्का बोल रहा हूँ शेयर भागा नहीं, तैयारी नहीं करके रखी थी। नहीं सर, पक्का है। सच्ची सच्ची बोलो, सच्ची सच्ची चले हुए हैं। सच्ची सच्ची बोलो, कौन सा स्टॉक का चलो ये भाग्य बताओ, कौन सा था जो भाग्य बताओ। नहीं, मैं रुचिरा पेपर देख रहा था, वो 9.5% तेज। मैं जिसको देखो, आंध्रा पेपर तो तेज खुला ही था, मतलब जनरली फिर जो भी स्टॉक को देखते हो सारे के सारे तेज। आज ऑपरेंस के भी पेपर में से देने की इच्छा थी, मिल ही नहीं रहे। अब मैं थोड़ा अतरंगी स्टॉक है थोड़ा, और नॉर्मल आइडिया मुझे देने की इच्छा नहीं होती, मैं एचपीसीएल दे दूं, मेरे पास लाया हुआ था नाम में। तो अनिल जी आपने पकड़ लिया, वैसे बहुत सही बोल रहे हैं। आज दोनों को पकड़ा हमने, कोई बात नहीं। टेक योर टाइम, टेक योर ओन स्वीट टाइम। तब तक हम एक काम करते हैं, कमोडिटी ऐसा थोड़ी, अब तो आपको इंतजार करवाएंगे हम। आइए। एसपीएल मिड कैप में आप जो राजेश पालिया जी मेरे साथ होते हैं, पहले उनसे ही पूछते हैं, तब तक मुझे समय मिल जाता है कि मैं अपनी तैयारी कर लूं। अरे भाई साहब, पालिया जी की भी हाल आपके जैसी है। पालिया जी का हाल भी आपके जैसा है, वो तो ढंग से अभी तक जुड़े ही नहीं है, अब जाके जुड़ पाए। तो आज हम सब पकड़े गए। आज टेक्निकल ग्लिच थी एक्चुअली। कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं, सब फर्स्ट क्लास है लाइफ में। चलिए कोई बात नहीं, आप सबको दिया जाता है भरपूर समय, क्योंकि तब तक दीप तैयार है कमोडिटी बाजार के अपडेट के साथ। तो दीप पहले ताकि सब लोग आराम से लाइफ में सेटल हो जाए। बिल्कुल सर, और बहुत ही बढ़िया क्यूज आ रहे हैं कमोडिटी बाजार से, क्योंकि सारी कमोडिटीज में आज आपको दबाव दिखेगा। स्पेशली कच्चा तेल 1.5% नीचे है, और फ्राइडे से अब तक आप देखेंगे तो करीब $5-6 की गिरावट आपको दामों में आती हुई दिख चुकी है। हमारे बाजार में भी आज ₹125 की गिरावट है, 7700 के लेवल पर वापस कच्चा तेल फिसलते दिख रहा है। नेचुरल गैस में 0.3% की गिरावट आपको दिखेगी, 625 के लेवल से आपको नेचुरल गैस पर भी आते दिख रहे हैं। तो दबाव बना हुआ है ऑयल एंड गैस दोनों पर ही इस समय। साथ ही नजर रखिए, गोल्ड 0.5% की गिरावट यहां पर है, हालांकि पिछले हफ्ते हमने एक बड़ा बाउंस बैक देखा था। सिल्वर भी आज कमजोर दिख रहा है, करीब 0.5% नीचे ट्रेड करते हुए दिखेगा। कॉपर 0.5% नीचे है, एल्यूमिनियम में 1.5% की गिरावट है, और जिंक भी 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेड पर भी आपको गिरावट आती दिख रही है। तो अक्रॉस कमोडिटीज अनिल जी आज आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, और साथ ही रुपया मजबूत हो रहा है। लगातार चौथे दिन रुपए में मजबूती आप देख रहे हैं, 9 पैसे आज रुपया भी मजबूत है। तो कमोडिटी करेंसी मार्केट से बहुत ही बढ़िया संकेत आपके लिए आज आते हुए दिख रहे हैं। ट्रेडबल सिक्योरिटीज की राय है, एक बाय कॉल है, वो है गोल्ड पर। ये जो डिप मिला है, खरीदारी का मौका है, खरीदारी करें। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का खरीदना है 51,300 के लेवल पर, टारगेट 51,480 और स्टॉप लॉस 51,180, यानी कि 51,180 रुपए का। कॉपर बेचना है, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 657 के लेवल पर, टारगेट 650, स्टॉप लॉस 662। कच्चा तेल बेचना है 7770 के लेवल पर, 7770 के लेवल पर, टारगेट 7650, स्टॉप लॉस 7850। और एनसीडेक्स पर ग्वार सीड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बेचना है 4970 के लेवल पर, टारगेट 4880 और स्टॉप लॉस 5040। तो एक बाय कॉल है गोल्ड की, उसके सामने कॉपर, क्रूड और ग्वार सीड तीनों पर करनी है बिकवाली। अनिल जी आज 3 स्पेशल शोज तैयार करके लाए हैं जी। जुलाई में झमाझम, अगस्त में कितना दम। मॉनसून हमने देखा है सर बढ़िया रहा है, इस साल भी 17% ज्यादा बारिश हुई है जुलाई के महीने में। अगस्त में मॉनसून की चाल कैसी रहेगी, कौन से इलाकों में अच्छी बारिश होगी, कौन से इलाकों में थोड़ी कम बारिश होगी, ये आपको बताएंगे। फिर 11:35 पर खरीफ बुआई की रिपोर्ट है। मॉनसून के बाद अब क्या है बुआई के ट्रेंड, हालांकि ओवरऑल बुआई थोड़ी कम है पिछले साल के मुकाबले, बट आंकड़े क्या कह रहे हैं, आगे का ट्रेंड कैसे रहेगा, इस पर करेंगे चर्चा। और फिर सोना क्यों लुढ़का, इस पर करेंगे बातचीत। हालांकि पिछले हफ्ते हमने एक बाउंस बैक जरूर देखा है, बट ओवरऑल सोने में जो सुस्ती है उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो 3 स्पेशल शोज, मॉनसून पर अपडेट, फिर बुआई का ट्रेंड और सोने की करेंगे चर्चा आज सर कमोडिटी आवर में। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सारे के सारे कमोडिटी बाजार के एक्शन पर। तो मॉनसून पर भी है, सोने पर भी है, आपके लिए भरपूर एक्शन 11:30 से 12 बजे के बीच में। लेकिन 11 बजे भी एक्शन है, सिर्फ 11:30 बजे आपके लिए। बग्गा साहब आज है 1 तारीख का खुशी जमाना, 1 तारीख है, 1 तारीख को बग्गा साहब आपको बताएंगे पूरे महीने भर के लिए दुनिया भर के बाजारों का हाल और आउटलुक।
आइए आपके लिए ये बड़ा एक्शन होने की तैयारी में। और दोपहर 1 बजे आज स्पेशल शो ऑफ कर रहे हैं। 1 बजे स्पेशल। मैं वही सोच रहा हूँ आज 1 बजे देखते हैं कौन कौन फ्री है हमारे एक्सपर्ट्स में से, जरा उनको भी आज जरा पकड़ के बुलाया जाए शो में। 1 बजे स्पेशल शो में आज करने वाला हूँ थोड़ा हमारे। हाँ, ये जैन साहब तैयार है, वेरी गुड। देखो वॉलंटरली कर ले तो ठीक है, नहीं तो मैं पकड़ के मैं तो किसी को तो बोल ही दूंगा, फिर आप मना तो कर नहीं पाएंगे। तो वेरी गुड जैन साहब। तो चलिए 1 बजे भी हम एक स्पेशल शो करने वाले हैं आज मिट के बाजार, तो रहिएगा हमारे साथ तब भी 1 बजे। आइए बढ़ते आगे और वक्त है अब आपके लिए कुछ और बेहतरीन टिप्स लेने का। सेठी साहब अब तो तैयार है? अब तो तैयार। सेठी साहब तैयार है? साहब भी तैयार। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी एकदम तैयार। पालिया साहब तैयार है? बिल्कुल। तो चलिए पहले पालिया साहब से करेंगे शुरुआत। पालिया साहब बताइए अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी टाटा मेटालिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट 1 साल का एक करेक्शन का दौर इसमें चलते हुए देखा। स्टॉक ऑलमोस्ट 1250 के आसपास से करेक्ट होकर 600 रुपए तक करेक्ट हुआ। अब अगर हम इसको मंथली चार्ट पे एनालाइज करें तो एक डाउन स्लोपिंग जो चैनल थी उसका ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है, जो कि एक रिवर्सल का साइन है लॉन्ग टर्म चार्ट पे वापस। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है, एक रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस यहाँ पे जो रिवर्सल बनते हुए दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म सेटअप पे, हमें लगता है यहाँ पे टाटा मेटालिक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब आना चाहिए 880 से लेकर 920 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से कोई डिप मिलती है तो भी ऐड करें। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे इसका करीब 690 रुपए के आसपास। तो टाटा मेटालिक बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। ओके, तो टाटा मेटालिक से वो स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे हैं और सेठी साहब भी बताएंगे अपनी लॉन्ग टर्म पिक। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी सुबह आपको सुन रहा था, बिल्कुल आप सही हो जब आपने कहा कि अगस्त का महीना मिड कैप और स्मॉल कैप्स के लिए बिल्कुल बेहतरीन महीना होगा। और हमने देखा भी है अनिल जी, पिछले वीक जो इस एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में मैंने जो स्टॉक्स रिकमेंड करे, एक एपीएल अपोलो ट्यूब्स था, शॉर्ट टर्म टारगेट थे 920 पे रिकमेंड किया, 960 के टारगेट थे, आज 990 के लेवल पे है। वेस्ट कोस्ट पेपर पोजिशनल पिक थी, 370 के लेवल पे पिक किया, 400 का टारगेट दिया था, आज भाव देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर के। और तीसरा जो लॉन्ग टर्म पिक था पीसीबीएल था, वो भी बहुत अच्छा करा, 115 के लेवल पे रिकमेंड किया, बट आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दैट स्टॉक एज वेल। राहुल जी फ्राइडे के तो जब मैं लाइव शो में था, लाइव था फ्राइडे के दिन, मैं 3 मिड कैप स्टॉक्स दिए, तीनों ने कमाल किया, टारगेट्स उसी दिन अचीव हो गए, बट बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको इस मिड कैप की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है, उनको उस स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। अनिल जी आज का जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है, स्टॉक का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल, जो कि अभी 620 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी है जिसकी 2.4 गीगावाट की कैपेसिटी है। फिर ये एक कंपनी जिन्होंने हाल ही में जर्मनी में एक इंटरफ्लोट नाम की कंपनी को अप्रैल 2022 में 425 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी है, जहां पे उनका 2/3 मार्केट शेयर है। फिर जिस तरीके का यूरोप या ये रशिया यूक्रेन की वजह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिसके कारण से पावर की क्राइसिस है, तो वहां की सरकारों का भी सोलर पावर पे पूरा फोकस है, तो इस कंपनी को उसका बहुत ही दमदार फायदा होना है। और यूरोप में ऐसे माना जा रहा है कि हर साल 20 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड होनी है, तो उस लिहाज से भी देखेंगे तो इनका जो एक्विजिशन है राइट टाइम पे, सही समय पे सही एक्विजिशन किया है। बाकी हमारी सरकार का भी मेक इन इंडिया पे फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है। फिर एक ऐसा भी माना जा रहा है कि जो चाइना से इंपोर्ट होने वाले सोलर ग्लास है, उन पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसका भी सनसेट रिव्यू ड्यू है अगस्त के महीने में, जो कि फेवरेबल होना चाहिए। मुझे लगता है उसका भी एक बड़ा फायदा होगा। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34.5%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 25%, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%। मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से कमाल कर सकता है। मेरे इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 800 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है। ओके, तो यहां पर बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये है स्टॉक जहां पर 800 रुपए के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए सिमी जी तैयार है 10 की कमाई के लिए, सिमी जी के लिए ऐसे लेते हैं उनकी पसंद की पिक। बताएं सिमी जी। अनिल जी मेरा जो 10 की कमाई का पिक होगा वो काफी बार मैंने रिकमेंड किया है, और अभी ये स्टॉक एक ऐसा ब्रेकआउट दे रहा है कि अप्रैल मई महीने में जो हाई हम लोग देखा है वो हाई वापस रिटेस्ट करेगा। स्टॉक का नाम है पॉलीप्लेक्स। कोई दो राय नहीं होगा स्टॉक के लिए। और चार्ट में अभी आज लेने का कारण ये है कि स्टॉक में एक
इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है, कॉम्प्लेक्स टाइप का ब्रेकआउट है, कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मेशन है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर ऐसे दिखने में नहीं लगेगा, एक नेकलाइन ऊपर आ चुका है, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है और जैसा बढ़िया मूवमेंट आज 2400 के ऊपर ब्रेकआउट आया था, जैसा मूवमेंट देखने को मिला है, ये स्टॉक इस ब्रेकआउट के बाद 2650 से 2700 का टारगेट मिनिमम आता है। वो तो मिनिमम प्रोजेक्शन है, जो 2650 से 2700 का जो टारगेट मैं दे रही हूँ वो मिनिमम प्रोजेक्शन है। 2870 के आसपास अप्रैल के महीने में हाई बनाया था। मैं ताज्जुब नहीं बनूंगी अगर एक ही महीना में स्टॉक 2870 का हाई क्रॉस करके आगे निकलता है। 3000 का ओवरऑल टारगेट के लिए पॉलीप्लेक्स को बढ़िया ब्रेकआउट के साथ बढ़िया खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। पॉलीप्लेक्स होगा मेरी तरफ से 10 की कमाई का स्टॉक होगा। ओके, 10 की कमाई। अनिल जी अगर टाइम मिलता है तो बीटीएसटी कॉल भी देना चाहूंगी। बिल्कुल आते हैं हम आपके पास में। पहले पॉलीप्लेक्स में यहाँ पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से 2650, 2700 और 3000 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। दीप मेरे ख्याल से 2800 2900 के आसपास इसने पिछला हाई बनाया था, वहां से 2150 2200 के आसपास रहमान ने भी अपनी बेस्ट पिक के तौर पर लिया था। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और वैसे भी आपको तो पता ही है कि कंपनी बिकने के लिए तैयार ही है ऑलरेडी, उसके लिए बायर्स ढूंढे जा रहे हैं, काम चल रहा है, ऑफिशियली ये सारा काम चल ही रहा है। तो देखते हैं सोमवार में कौन बाजी मार गया। कंपनी तो एकदम जोरदार, इसमें कोई डाउट नहीं, और अगर होगा तो फिर मार्केट प्राइस से अच्छा खासा प्रीमियम पर ही होगा। आइए बढ़ते आगे, और अब कुछ और स्टॉक्स हैं आपके लिए तैयार। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक ले ली जाए। पालिया साहब बताएं सर। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी कैप्लिन पॉइंट। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई दिख रही है। हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे ब्रेकआउट अभी यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखे, पोजिशनल बेसिस पे टारगेट आना चाहिए इसके करीब 970 से लेके 1000 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम स्टॉक में करीब 785 के आसपास। तो कैप्लिन पॉइंट बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक में। 3 पॉइंट है वो स्टॉक्स जहां पर पोजिशनली खरीदारी करके चले आप। पालिया साहब की तरफ से ये है आपके लिए बेहतरीन पिक, 785 का स्टॉप लॉस। सर साहब बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी पोजिशनल पिक है, स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड, जो अभी 335 के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत का पहला शिपयार्ड और शिप बिल्डिंग के कारोबार में कंपनी है, शिप रिपेयर्स भी करती है। जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, इंडियन नेवी को कैटर करती है, कोस्ट गार्ड को कैटर करती है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कई सारी ऑयल कंपनी, जिसमें अबू धाबी की नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। और कंपनी एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाती है डिफेंस सेक्टर के लिए। बाकी मेक इन इंडिया का फोकस है, सरकार का डिफेंस पे फोकस है, तो उसका एक फायदा होगा। और एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, करीबन 14-15 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है इस कंपनी की। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 30%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18-19%, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, 0.03 का डेट इक्विटी रेशियो। डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है, पिछले साल 16 रुपए 60 पैसे का डिविडेंड दिया है, जो कि अराउंड 4-4.5% की डिविडेंड यील्ड होती है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि 7-8 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, एक दमदार स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 365 रुपए का, स्टॉप लॉस रखा 320 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए कोचिन शिपयार्ड, जो पसंद है सिटी साहब को, पोजिशनल पिक के लिए 365 के टारगेट। आइए जैन साहब से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का आइडिया। जैन साहब बताएं सर। यस, फाइनली आंध्रा पेट्रो। देखिए ये स्टॉक को भी चुनने का रीजन ये है कि बहुत बड़ा करेक्शन स्टॉक में आ चुका है। 197 के लेवल से आज इन लेवल्स पे पहुंच चुका है कि बहुत ही माउथ वाटरिंग प्राइसेस, और पी मल्टीपल बोलूंगा तो विश्वास नहीं होता है। अच्छा, आंध्रा पेट्रो ऐसी कंपनी है कोई, मतलब जिसकी पेडिग्री के बारे में बताऊं तो एपीडीआईसी मतलब आंध्रा प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और आंध्रा शुगर, जिसको मैंने काफी बार रेकमेंड भी किया है, वो दोनों की एक जेवी कंपनी है ये, और गजब की कंपनी है। ऑक्सो अल्कोहल्स की सोल मैन्युफैक्चरर है, इंडिया की बहुत बड़ी उसका मैन्युफैक्चरर है, और बहुत सारे दूसरे केमिकल्स बनाती है, इथेनॉल, हेक्सेनॉल और ये सारी चीजें। बट अब ओवरऑल मैं पी मल्टीपल्स की जब बात कर रहा था तो 3.25 का पी मल्टीपल पे स्टॉक, डिविडेंड यील्ड 3.5% के लगभग, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की, अगर जब ऐसा होता है क्योंकि केमिकल्स के स्टॉक है और जेवी कंपनी है तो जनरली इनको वैल्यूएशंस कम मिलती है, ये मैंने देखा और भी दूसरे केसेस में, टीएन पेट्रो या एपी पेट्रो। 48% की 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है, 5 साल की 108% की, और जो मैंने बताया कि लोज
172 का लो बनाया हुआ है और 197 का हाई, तो उसके कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है और मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव ऊपर के लेवल्स पे दे सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले सकते हैं और टारगेट जो है करीब यहां से 115 से 20 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को खरीदें। आपके लिए आंध्रा पेट्रो जो पसंद है जैन साहब को, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नजर रखिए 115 120 के होंगे टारगेट। आइए सिमी से लेते हैं उनकी ट्रेडिंग कॉल्स, बिल्कुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु खरीदारी का सलाह दे रहे हैं IEX पर। बहुत दिनों के बाद इस स्टॉक में नजर आया और मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम ये यहां से पकड़ सकता है स्टॉक। 166-67 का पहला टारगेट होगा IEX का। एकदम लोअर लेवल से घूम रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है डाउनसाइड का। 160 के नीचे ही स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 166-67 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट होगा 172। मुझे लगता है कि 167 172 ये दो टारगेट्स के लिए IEX को खरीद कर चलेंगे। 160 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा और स्टॉक को कल तक होल्ड करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 172 तक का रैली कल तक आना चाहिए। बिल्कुल IEX भी अच्छे मोमेंटम में आया, रिवर्सल आ रहा है, नतीजों के बाद से स्टॉक थोड़े तेजी में रहा है और 167 172 के टारगेट्स के लिए सिमी जी को है पसंद। कुछ और बेहतरीन पिक्स लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और आज तो कई सारी मैनेजमेंट भी हमारे साथ शो में जुड़ने वाली है। आइए उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी लौटेंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से एक बार मार्केट पर नजर डालें। जबरदस्त मूव आ रही है, डेज हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं और सुबह जो आप कह रहे थे बाय ऑन डिप्स मार्केट है, लेवल्स का इंतजार करें। पहले डिप और जो लेवल्स की आप बात कर रहे थे 17,150 वहीं से निफ्टी रिवर्स 17,154 का लो बनाया भी 150 से 200 की रेंज खरीदारी कर। बैंक निफ्टी भी आपको याद होगा आपने कहा भी कि इतना दूर का ले रहे हैं 37,325 थोड़ा ज्यादा डिप हो रहा है। एग्जैक्टली 37,407 का है। बिल्कुल दोनों ही इंडेक्स एकदम परफेक्ट लेवल से पहले लेवल से घूम गए। पहले लेवल पर ही खरीदारी करना है और आप देखिए अगर आपने सही लेवल पर एंट्री की तो निफ्टी आपके भाव से 100 पॉइंट कम से कम आराम से देके जा रहे हैं और बैंक निफ्टी आपको आराम से करीबन 150 से 200 पॉइंट दे रहा है अगर आपकी एंट्री सही हो पाए तो। चलिए ये कमाल हमारे 9 बज के 8 मिनट के लेवल का कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिन के लिए मिल सके। तो अगर आपकी एंट्री पॉइंट सही है तो आप बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये अगर आप खुलते ही ले लेते तो अब आपको वापस जाके भाव आया है। एग्जैक्टली हाँ है ना भाई, अब जाके भाव आया है तो गया ना आपका तो पूरा ट्रेड गया और अच्छा मुनाफा 1.5 घंटा गया और नीचे आया नहीं ले पाए। एग्जैक्टली सो बढ़िया है। चलिए अगर आपने किया है तो आइए बढ़ते आगे और वक्त है शॉर्ट टर्म पिक लेने का। सिटी साहब पहले आप बताइए शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है स्टॉक का नाम है जमला ऑटो। ऑटो कंपोनेंट पूरा सेक्टर बहुत ही फोकस में है। ये 128 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मेरा ये मानना है एक बहुत ही दमदार कंपनी है, मार्केट लीडर है ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशंस में। फिर लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग्स सप्लाई करती है जितने भी मेजर सीवी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको। इनका एक टेक्निकल टाइप भी है, एक यूके की कंपनी है टिंसले ब्रिज लिमिटेड TBL के नाम से, उसके साथ टेक्निकल टाइप है। मुझे लगता है जिस तरीके की तेजी पूरे ऑटो सेक्टर में ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में है और इस तरह की फंडामेंटली एक दमदार कंपनी जिसका जीरो डेट है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छे क्वार्टरली नंबर्स आते हैं। FIS DIS भी अराउंड 19.6% स्टेक ओन करते हैं जिसमें ICICI प्रू है, L&T है, UTI है, इन्वेस्को है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट 140 का, स्टॉप लॉस रखना 122 रुपए का। 122 के स्टॉप लॉस के साथ 140 का टारगेट के लिए रिकमेंड कोई भी करे याद तो सुमित जी की आएगी। जो सुमित जी ने बार बार बोल के जमना स्टॉक अब सबको जमेगा। करेक्ट और 60-70 के लेवल से कर रहे थे। सॉरी सुमित जी कब से रिकमेंड कर रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अनिल जी याद रखने के लिए। और अनिल जी बहुत नीचे के लेवल से जो भी दीपांशु ने कहा, ये करीब करीब मैंने 1 साल पहले ऐसा नारा दिया था जब ये 50 से 60 के आसपास ट्रेड करता था और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक में अभी तो और तेजी आएगी और 150 रुपए प्लस के लेवल भी आने वाले दिनों में जमना में देखने को मिलेंगे। सीरियसली सोचो सुमित जी करियर के बारे में
क्या रखा है चार्ट वार्ट में कुछ आगे देखो, इतने सारे चार्ट्स, इतने सारे लेवल रोज रिकमेंड, किसी को याद रहता है? लेकिन जमना स्टॉक सबको जमेगा, यही याद रहता है लोगों को। हाँ, तो सोचो आपको मतलब कुछ राइटिंग स्किल्स में कहा, चार्ट तो सभी देख लेंगे, बाकी सबसे भी दिखवा देंगे, जरा गौर फरमाइएगा। अनिल जी, हाँ जी 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 बताए। अगस्त के लिए भी कुछ चीज मैंने लिखी है, तो आप बोलो, आप जब टाइम हो तो मैं बताना, मैं बोलूंगा। इरशाद। अब आपके यहाँ गई जैन साहब की तरह तो नहीं होगी यार, थोड़ा टाइम दीजिए, वापस आता हूँ। नहीं अनिल जी, मैं तैयार हूँ, मैंने कल ऑलरेडी सोशल मीडिया पे भी डाला है, मैं वेट कर रहा था कि लाइव आते ही मेरे को बोलना है। फरमाइए। तो अनिल जी, आज से चालू हुआ है अगस्त, मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी मस्त, लेकिन फिर भी तेजी होगी जबरदस्त। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मुझे भैया मतलब कोई रियलिटी शो में जज तो बन ही सकते हो। सोचो आप, मतलब यहाँ से बेहतर बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं, समझ तो गए होंगे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त न्यूज पर न्यूज सेगमेंट का। हम हमारे साथ थोड़ी देर में देश का दिग्गज बैंक ऑफ बड़ौदा के टॉप मैनेजमेंट जुड़ेंगे। तब तक आइए एक बार जरा पालिया साहब से उनकी शॉर्ट टर्म पिक ले ली जाए। बताएं सर। अनिल जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो ऑटो एंसिलरी में हमें यहाँ पे टायर स्टॉक जो कि यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उसमें हमें सीएट लिमिटेड पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक के हिसाब से। स्टॉक में देखें तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है। जिस तरीके से यहाँ पे सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक के यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनते हुए दिख रहे डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे, हमें लगता है ये स्टॉक में 1380 से लेकर 1400 तक की अपसाइड के टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। 1290 1270 बाइंग रेंज रहेगी, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1255 के आसपास। ओके, तो सीएट यहां पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। टायर स्टॉक्स पर आज खास फोकस है, और ऑटो स्पेस तो आज पूरा ही आपको बजिंग भी दिखेगा। आइए 10 की कमाई ली जाए राकेश जी कुराल जी की तरफ से। बताएं सर आपका स्टॉक। दीपांशु, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज चुना है एस्ट्रल लिमिटेड को, जिस पर हमारी खरीदारी की राय है। देखिए, स्टॉक की अगर बात करें दीपांशु, तो बहुत समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक जमाने का बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, और उसके बाद स्टॉक में पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। अब हमें लगता है कि वो अंडर परफॉर्मेंस समाप्त हो गई है। चार्ट पर एक बहुत ही जबरदस्त बॉटमिंग आउट पैटर्न बना है, और उसका ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो इन स्तरों पर गिरावट में धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करें, और हमारी उम्मीद यह है कि स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल्स को रिक्लेम करेगा। तो जबरदस्त कंपनी है एस्ट्रल, इसमें मौजूदा स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। दिपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया रिवर्सल है, और जो इस टाइम की अंडर परफॉर्मेंस है ये गोइंग एट आउट परफॉर्मेंस में बदलेगी। तो यहाँ पर दो टारगेट्स दे रहे हैं, एक तो मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म टारगेट है 2200 का, 2200 का, और एक बड़ा टारगेट है 2500 का। तो 2200 और 2500 के लक्ष्य के लिए एस्ट्रल में निवेश की राय है। यह है आपके लिए एस्ट्रल लिमिटेड में खरीदारी करने की राय आपकी। आइए बिगुल सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। अनिल जी, आज सुबह से जो भी कॉल दिया है वो मेरे फेवरेट्स है, और ये भी टाटा मोटर्स पहले था, उसके बाद पॉलीप्लेक्स था, अभी जो थर्ड वन जो मैं दे रही हूँ, फोर्थ वन, इनफैक्ट आईएक्स भी दिया था, वो मेरा फेवरेट नहीं है, पर बहुत दिनों के बाद चला है। अभी जो मैं कॉल दे रही हूँ वो मेरा फेवरेट में से ही है, क्योंकि जब जब मैंने कॉल दिया किसी भी दिन मुझे निराश नहीं किया है। स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा। इसमें आज बहुत दिनों के बाद अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। पहला अभी 1025 के आसपास है। पहला टारगेट होगा 1077, दूसरा होगा 1100, तीसरा होगा 1131, चौथा होगा 1155। तो बीच में रुकने वाला नहीं है। 1077, 1100, 1131, 1055, ये चारों टारगेट्स के लिए RIIL को खरीद कर चलेंगे। 980 के ऊपर कहीं ब्रेकआउट था, और इसके उससे बड़ा ब्रेकआउट इसका 1016 के ऊपर आया है। अब ये 16 के ऊपर चल चुका है, तो ये स्टॉक अभी रुकने वाला नहीं है। तो स्टॉप लॉस पहले तो मैंने 980 का सोचा था, अभी 1016 के ऊपर आ चुका है, तो 1016 से नीचे 1000 का चलिए लगाइए। हाँ। और पूरा टारगेट्स के लिए इंतजार कीजिए। एक महीने का नजरिया है, ये स्टॉक 1300 1350 पर भी जा सकता है।
आप चाहे तो और भी दे सकते हैं टारगेट RIL पे। मैं भी निफ्टी पे सुबह 6 से 8 टारगेट देता हूँ ऊपर के, ऐसे ऊपर के हायर लेवल्स लोअर लेवल्स ऐसे। तो आप भी उससे इंस्पायर होके सिमी जी चाहे तो 2-4 और नहीं, इंस्पिरेशन आप लोगों का इंस्पिरेशन के साथ ही 3 से 4 हो गया है अब टारगेट देना, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस है। ये स्टॉक कभी निराश नहीं किया है मुझे, बहुत ही बढ़िया। 3 से 4 दे दिया, अब बाकी देंगे तो चलेगा नहीं। वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद सिमी जी की तरफ से एक बेहतरीन स्टॉक कैश मार्केट का RIIL यहाँ खरीदारी करने की। आइए न्यूज पर न्यूज का वक्त है, आइए मुलाकात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा देश का दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसकी शुरुआत 1908 में हुई थी और अभी अभी कुछ समय पहले अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर भी हुआ और फिलहाल 8,000 से ज्यादा ब्रांचेस है इस बैंक की और लगभग 10,000 ATMs हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। आइए मुलाकात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO संजीव चड्ढा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि 20 जनवरी 2020 से बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO है और साथ ही 35 साल से ज्यादा गहरा और लंबा अनुभव चड्ढा साहब का है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जी बिजनेस पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं, और इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छी आई है बैंक की तरफ से, जहां नेट इंटरेस्ट इनकम 12% बढ़कर आई है, मुनाफा लगभग 80% बढ़ा है और ग्रॉस और नेट लेवल पर जो NPS है वो तिमाही दर तिमाही सुधर कर आए हैं, यानी कि लगभग हर एक पैरामीटर पर बैंक की परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिखी है। सर सबसे पहले बताएं सर, क्या खास वजह रही इस तिमाही में अच्छी ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में सुधार के पीछे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, एसेट क्वालिटी में सुधार तो पिछली कुछ तिमाहियों से लगातार हो रहा था और कोविड के बावजूद रहा। लगभग हर तिमाही में हमारे ग्रॉस NPA नेट NPA कम होते रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट भी कम होती रही है। परंतु मेरे विचार में जो इस क्वार्टर की खास बात यह है कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बैंक का काफी बेहतर हो गया है। पिछले वर्ष में क्योंकि लिक्विडिटी काफी अधिक थी तो बैंकों को ये सोचना पड़ता था कि हम खासकर कॉर्पोरेट के अंदर कि हम लोन्स को ग्रो करें या अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करें। तो हमने इस वर्ष के शुरू में यही गाइडेंस दी थी कि हमारे विचार में अब वो समय आ गया है कि जैसे जैसे ब्याज की दरों का सामान्यकरण हो रहा है, ये संभव हो पाएगा कॉर्पोरेट लोन्स में भी कि हम कॉर्पोरेट लोन्स को बढ़ाएं भी और अपने मार्जिन को भी प्रोटेक्ट कर पाएं। तो इसीलिए इस तिमाही में कॉर्पोरेट लोन्स में जो 17% की बढ़ोतरी देखी गई है, उसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ थी वो लगभग 18% रही है लोन बुक में, जो काफी इंडस्ट्री से बेहतर है। दूसरा, इंटरनेशनल बुक में भी जो है अच्छी बेहतरी हुई है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कॉर्पोरेट लोन्स में हिंदुस्तान में लिक्विडिटी ज्यादा थी, थोड़े से मार्जिन कम थे, तो हमने इंटरनेशनल बुक में भी अपने आप को काफी उस पर ध्यान दिया और इंटरनेशनल लोन्स में लगभग 30% की बढ़ोतरी है। तीसरा, हमारे लिए जो थोड़ी सी कमजोरी रही थी वो रही थी होम लोन्स में। कार लोन तो हमारे बहुत अच्छे बढ़ रहे थे, 20% से अधिक बढ़ रहे थे, परंतु होम लोन्स लगभग हमारी बुक का 17% है। इस तिमाही में वो भी लगभग 15% बढ़े हैं, इसलिए जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है रिटेल लोन्स में वो लगभग 23% है। तो मेरे विचार में ये सब जो है भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं कि बैंक जो है भविष्य में अच्छी ग्रोथ भी देगा और उसका मुनाफा भी बेहतर रहेगा। ग्रोथ पाथ पर है और उस लिहाज से काफी अच्छा, अगर आपके एडवांसेस 18% बढ़े हैं तो वाकई में मजबूत करे जाएंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके 3% के आसपास हैं, क्या लेवल पर आप कंफर्टेबल हैं सर, और आगे के लिए क्या आउटलुक है, क्योंकि यही एक शायद नंबर है जो थोड़ा सा घट कर आया है? जी बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा है कि जहां तक स्पेसिफिक नंबर का संबंध है, पिछली जो तिमाही थी उसमें कुछ बड़ी लोन रिकवरी हुई थी जो इंटरेस्ट लाइन में भी गई थी, जो इस और अब आगे हम देखेंगे कि जो लोन रिकवरी है वो छोटे छोटे अकाउंट में होगी, अच्छी रिकवरी छोटे अकाउंट में होगी। तो जो हम स्पाइक्स देखते थे भूतकाल में वो हम नहीं देखेंगे। पिछले वर्ष में हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में लगभग 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई थी। हमने साल के शुरू में गाइडेंस दी थी कि हमारे विचार में इसमें बेहतरी की अभी भी गुंजाइश है और लगभग 10 बेसिस पॉइंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन और बढ़ने चाहिए। तो अभी भी हम उसी गाइडेंस पे कायम है। हमारे विचार में लोन ग्रोथ के साथ साथ आगे मार्जिन भी थोड़े बेहतर होने चाहिए।
चड्ढा साहब एक और चीज बताएं, चूंकि अब ब्याज दरें धीमे धीमे बढ़ रही हैं, आप भी आई एम श्योर आपने भी कुछ बढ़ाई होंगी ब्याज दरें, फिर से पॉलिसी भी है इस हफ्ते। ये बताएं सर, बढ़ती हुई ब्याज दरों के सिनेरियो में किस तरह की लोन्स एडवांसेस की ग्रोथ की आप उम्मीद करते हैं, और क्या अभी तक पूरा पास ऑन कर चुके हैं या और करना बाकी है सर? देखिए, ये अक्सर देखा जाता है कि जब भी अर्थव्यवस्था बेहतर होती है तो ब्याज दरों का सामान्यकरण होता है। तो मैं अभी इन ब्याज दरों में बढ़ोतरी को एक सामान्यकरण की प्रक्रिया का अंग मानता हूं। इसका विपरीत असर नहीं होना चाहिए कतई लोन ग्रोथ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोन जो हमारे ब्याज दर है वो सामान्य हो रहे हैं। हमने अपने लगभग 2000 ग्राहकों का सर्वे किया था, तो उसमें हमने ये पाया कि जो छोटे बड़े सभी ग्राहकों का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 2019 के बनिस्पत कोविड से पहले के मुकाबले में कहीं बेहतर है। तो इसका इसलिए विपरीत असर होने की गुंजाइश कम है। दूसरा, डिपॉजिट की अगर हम बात करें, क्योंकि ब्याज दर थोड़े रियल टर्म्स में नेगेटिव थे, तो उसका जरूर डिपॉजिट ग्रोथ पर असर पड़ा था। अब जैसे जैसे ब्याज दर सामान्य होंगे तो मेरे विचार में उससे डिपॉजिट वृद्धि में भी काफी उसमें सहायता मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ब्याज दरें बेहतर होने की सिचुएशन में आपके लिए ये फायदे की बात होगी। चड्ढा साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजों पर विस्तार से हमें बताने के लिए और आगे के लिए आउटलुक भी देने के लिए। तो संजीव चड्ढा साहब, एमडी और सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा के बताते हुए कंपनी की बैंक की दमदार परफॉर्मेंस के बारे में। बाजार मजबूत है, दिन के हाई पॉइंट के आसपास है इस वक्त 17,275 के आसपास, और बैंक निफ्टी पर 37,650 के आसपास दी। बिल्कुल सर, तो अच्छा एक्शन है बाजार में। और एक स्पेस जो आज लीडरशिप आपको बाजार में दिखा रही है वो पूरे के पूरा ऑटो पैक। बजाज ऑटो और एस्कॉर्ट्स के तो ऑलरेडी ऑटो बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं, पर कैसे रहने वाली है ऑटो की बिक्री, बाकी कंपनीज की क्या है अनुमान? मारुति भी हम देख रहे हैं 9,000 के पार जाते हुए दिखा। ये कुशल से जानते हैं। कुशल, बताएं कैसी रही है जुलाई में ऑटो कंपनी की बिक्री, क्या है बाजार के अनुमान? बिल्कुल दीप, आप देखिए ओवरऑल नंबर्स काफी बेहतर साइड पर लग रहे हैं। खासकर अगर आप सीवी स्पेस देखें तो वहां पर क्लियर कट रिकवरी के संकेत हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। वाई आधार पर काफी शानदार प्रदर्शन वहां से तो रहेगा ही, साथ ही डोमेस्टिक आधार पर जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनके भी कारोबार में काफी अच्छी वृद्धि होती हुई दिखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चिप शॉर्टेज थी वो इंप्रूव होती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली जो ऑर्डर बुक जो जितनी भी कंपनियां थी, ऑर्डर बैकलॉग था, उसको वो कंप्लीट कर पाए हैं और कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा फायदा इनको मिलता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति सुजुकी सबसे पहले 8% की ग्रोथ हम सालाना आधार पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1,76,000 यूनिट्स पर कंपनी आगे आंकड़ा रिपोर्ट कर सकती है। और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा इसके भी करीबन 27% की गेन्स है। बट सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स यहां पर डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में 56% की ग्रोथ के साथ 47,000 यूनिट्स पर कंपनी यह आंकड़ा रिपोर्ट कर सकती है। इनफैक्ट जुलाई महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों में टू व्हीलर स्पेस की बात करें तो लार्जली परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन जो है आइशर रॉयल एनफील्ड का रहने के अनुमान है, क्योंकि यहां पर 36% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 60,000 यूनिट्स पर। साथ ही जो टीवीएस मोटर्स है वहां पर भी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, 14% की ग्रोथ टू व्हीलर स्पेस में। और साथ ही ओवरऑल सेल्स भी देखेंगे तो 13% की बढ़त के साथ यहां पर कारोबार हो सकता है। हीरो मोटोकॉर्प हालांकि अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, लार्जली 1% की गिरावट जो है ओवरऑल वाई आधार पर हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो टीवीएस मोटर्स और आइशर रॉयल एनफील्ड पर टू व्हीलर स्पेस से आपको फोकस रखना चाहिए। साथ ही सीवी स्पेस में बेहतरीन रिकवरी है और अशोक लेलैंड जो है यहां पर सबसे ज्यादा गेन्स कर सकते हैं, करीबन 66% की ग्रोथ के साथ 14,400 यूनिट्स पर यह अनुमान है हमारा। साथ ही जो वीसीवी स्पेस है आइशर मोटर्स की जो दूसरा सेगमेंट है इनका, वहां पर भी 48% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में टाटा मोटर्स भी पीछे नहीं है, यहां पर भी 40% की रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। हालांकि जो एमएनएम के ट्रैक्टर बिक्री आंकड़े हैं, इनफैक्ट ओवरऑल ट्रैक्टर बिक्री आंकड़े वो थोड़े से दबाव में रह सकते हैं, करीबन 16% की गिरावट के साथ 23,000 यूनिट्स पर ट्रैक्टर बिक्री हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल सीवी स्पेस और साथ ही जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। ओके, तो ये है आपके लिए आज आने वाले ऑटो नंबर्स का पूर्वानुमान। आइए बढ़ते आगे और वक्त एक और न्यूज पे न्यूज सेगमेंट का। बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी अब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, जो हाल ही की लिस्टेड स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी। स्टार हेल्थ जो आमतौर पर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट और ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस का कारोबार करती है ये कंपनी, ये सर्विसेज देती है और रिटेल हेल्थ में 32% से ज्यादा मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है। और आपको पता ही है
बाजार के जाने माने दिग्गज राकेश जूनीवाला साहब की भी 17.5% हिस्सेदारी इस कंपनी में है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ आनंद रॉय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो लोयोला कॉलेज चेन्नई से ग्रेजुएशन कर चुके हैं कॉमर्स में और इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से आपने एमबीए भी किया है। इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर का आनंद सर को 20 साल से ज्यादा का लंबा और गहरा अनुभव है। आइए मुलाकात करें उससे पहले एक बार जल्दी से आपको नतीजे बता दूं जो 29 तारीख को आए थे। पहली तिमाही जो इस साल की रही है इसमें साल दर साल में आपको बता दूं ग्रोस रिटर्न प्रीमियम लगभग 13% बढ़कर आई है और टोटल इनकम लगभग 20% से ज्यादा बढ़ी है। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि कंपनी ने दर्ज किया है मुनाफा 213 करोड़ का, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 210 करोड़ का नुकसान था। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है 4 तिमाहियों बाद कंपनी आई है मुनाफे में और 200 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दर्ज किया। आनंद सर बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर 4 तिमाहियों बाद फाइनली कंपनी प्रॉफिट में दिख रही है, बताएं सर क्या खास वजह रही मुनाफे में आने के पीछे। नमस्कार और धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। जी सर। स्टार हेल्थ का पिछले साल का परफॉर्मेंस एक एक्सेप्शनल ईयर था, क्योंकि जो पैंडेमिक था वो कंपनी के मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर था। तो वो जो लॉसेस हुए हैं पिछले साल उसको मतलब इट्स वन टाइम इवेंट के तौर पे आपको देखना चाहिए। कंपनी 15 साल पुरानी कंपनी है और आप यदि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी की तो कंपनी वाज ऑलवेज एबल टू मेक प्रॉफिट। तो इस साल जब ये कोविड का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, हमें लगता है कि हम जो पास्ट परफॉर्मेंस था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था, उस बेसिस पे हम अपने बिजनेस को आगे चल के उसी लेवल पे चला पाएंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और हमें लगता है कि आगे चल के भी ये इसी दौर पे चलेगा। परफेक्ट। तो फर्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस पूरे साल में रहने वाली है। ये बताएं सर कि चूंकि आपके ग्रोथ रिटर्न प्रीमियम 12-13% से ग्रोथ हुई है, पूरे साल भर के लिए किस तरह की उम्मीद की जाए, किस तरह की ग्रोथ आपकी प्रीमियम में और साथ ही मुनाफे में देखने को मिल सकती है। हमारी कंपनी का फोकस है रिटेल बिजनेस पे, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पे हम इंडिविजुअल और फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसीज मार्केट करते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में 2 बड़े चैनल्स है, एक है ग्रुप बिजनेस और एक है रिटेल बिजनेस। तो रिटेल बिजनेस में हमारा ग्रोथ एक्चुअली 22% के लगभग इस क्वार्टर में भी था और आगे चल के भी 20 से 25% ग्रोथ हमारा रहेगा। लेकिन ग्रुप बिजनेस जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं और ऐसे ग्रुप्स होते हैं उसमें हमारा स्ट्रैटेजी काफी सिलेक्टिव अंडरराइटिंग करने का है, तो इसके कारण वहां पे थोड़ा डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ हमारा 18 से 20% के लगभग रहेगा और रिटेल बिजनेस जो हमारा फोकस एरिया है, जो 90% हमारा बिजनेस रिटेल से आता है, वहां पे हम 20 से 25% ग्रोथ डिलीवर करेंगे। ऑलरेडी आप कितना 32% मार्केट शेयर पे पहुंच चुके हैं, राइट? पहले क्वार्टर में पिछले साल का पूरा देखे तो 21% से 33%। इरादा क्या है सर, कहां तक पहुंचेंगे फिर इस साल के अंत तक? देखिए रिटेल बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है, बहुत कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हमारा प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवरेज मिले और उनके लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, अच्छा सर्विस दें। तो हमारे कंपनी का स्ट्रैटेजी है कि रिटेल में मार्केट शेयर को ग्रो करने का। इस क्वार्टर में हमने ऑलमोस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट्स हमने मार्केट शेयर ग्रोथ किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो रिटेल में ही फोकस रहेगा, रिटेल में सर्विस अच्छा देके अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और उम्मीद है कि मार्केट शेयर भी इंप्रूव होगा। सर काफी इन्वेस्टर्स हैं जो आईपीओ के वक्त से आपका स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं, वो इंतजार भी कर रहे थे कि कंपनी कब मुनाफे में आके अच्छा परफॉर्म करेगी। फाइनली इस क्वार्टर में आपका प्रॉफिट आया है। सिर्फ एक एश्योरेंस और एक गाइडेंस उनके लिए चाहिए कि हाँ ये वन ऑफ एक ही क्वार्टर नहीं है, कंपनी मुनाफे के ट्रैक पर क्या आ चुकी है और अब आगे उम्मीद की जाए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ एक्सेप्शनल ना हो जाए, भगवान ना करे, तो मुनाफा रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस साल कंपनी का कंबाइंड रेशियो जिसको कहते हैं, पूरा कंपनी का कंबाइंड रेशियो अराउंड 93 to 95% रहेगा, जिसका मतलब है कि कंपनी ना ही मुनाफा करेगी लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिलीवर करेगी। इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी काउंट करती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काउंट करती है। स्टार हेल्थ का स्ट्रैटेजी है कि वो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बने, जो पहले हुआ करता था पैंडेमिक के पहले, उस लेवल पे आ जाएंगे हम इस साल, उम्मीद है। और
इन्वेस्टमेंट इनकम भी हमारा अच्छा रहेगा। तो दोनों मिला के कंपनी का काफी कॉन्फिडेंस है, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि हम डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ईयर रहेगा ये। सर चलिए, तो बढ़िया बात है कि कंपनी मुनाफे में आ चुकी है और आगे भी रहेगी। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, साथ ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ पूरे साल भर के लिए कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार रहेगा। और पिछले हफ्ते ही मेरे ख्याल से सिमी जी ने 2 बार स्टार हेल्थ इसका स्टॉक रिकमेंड भी किया था चैनल पे, उसके बाद अच्छा ब्रेकआउट आया, अच्छा ब्रेकआउट भी आया, नतीजे अच्छे भी रहे। इनफैक्ट बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से पहले ये पहले चला गया, उसके बाद पहले मूव आया, सही वक्त पर सिमी जी ने पकड़ा भी था इस स्टॉक को कि यहाँ पर एक्शन भरपूर होता दिख रहा है। अच्छा, एक्शन के लिहाज से बढ़ते आगे और आज आने वाले हैं नतीजे आईटीसी के 300 के पार निकलकर टिक चुका है। नतीजे कैसे रहेंगे इसका अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है नुपुर। अच्छे आएंगे रिजल्ट्स? बढ़िया आएंगे सर रिजल्ट्स। अनुमान है कि 16% से बढ़कर इस बार आय आ सकती है। कामकाजी मुनाफा जो होगा वो 18% से बढ़ सकता है। जो मार्जिन हम देख रहे हैं सब तरफ कमजोर है या दबाव में। यहाँ पे अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 34% के आसपास आ सकता है और जो मुनाफा होगा वो भी 400 करोड़ के आसपास आ सकता है। सिगरेट वॉल्यूम की बात करूं तो 11 से 12% का अनुमान है वहां पे ग्रोथ का। जो एफएमसीजी, होटल और जो पेपर सेगमेंट है वहां भी काफी अच्छी ग्रोथ आती नजर आ सकती है। मैनेजमेंट कमेंट्री पे नजर रहेगी डिमांड के चलते। पर प्रॉब्लम यही है कि सवाल जो आप अभी कहा कि 300 के पार है, स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई लेवल पे 11-12% ऊपर है। हाँ जी, और इस साल अब तक 40% की ग्रोथ दिखी है स्टॉक में, स्टॉक प्राइस में। तो वैल्यूएशन भी 14-15 से बढ़कर अब 20-21 के आसपास है। तो कितना प्राइस जमे ये सवाल है और नतीजे तो बढ़िया होंगे पर मैनेजमेंट कमेंट्री पे नजर रखना जरूरी होगा। कितनी आने की उम्मीद है? 11-12% की है, पर हायर लेवल पे 18-19% भी हो सकती है वॉल्यूम ग्रोथ। हाँ, 11-12% एवरेज बाजार का अनुमान है। अगर 18-19% होगी तो फिर कहने क्या हो, तो फिर बहुत जबरदस्त होगी सिगरेट ग्रोथ। बढ़िया मूव आएगी इसमें। आईटी से कहाँ है सारे भाई एक्सपर्ट्स जो दिखाइए जरा आईटीसी के सारे पसंद करने वाले। किसी की विशेष टिप्पणी? आईटीसी के दमदार नतीजों की उम्मीद है, मार्जिन भी मजबूत रहेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट की दमदार आती दिखेगी।